पर नवरात्रि में हमने डिसाइड किया कि हम दूर दूर के मंदिरों में जाएंगे और सबसे पहले हम गए गर्जिया धाम जो कि नदी के बीच में टापू पर है और वहां जाके मैंने दिखाई नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए अपनी स्विमिंग स्किल्स। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम अपने गांव के लिए निकल गए थे और सनराइज होने से पहले हम आधे रास्ते में पहुंच चुके थे। हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं है बट पहाड़ों की काफी गहराई पर है, जिसका एक फायदा होता है कि रास्ते में जाते जाते काफी सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। एक अच्छी बात है कि हमारे गाँव तक अब रोड जा चुकी है जिससे गाँव जाना अब काफी ईजी हो गया है। गाँव जाते ही मम्मी को ये लौकी दिख गई, मम्मी इसको ले जाएगी और एक हफ्ते तक यही खिलाएगी। और ये रहा हमारा गाँव, छोटा सा गाँव है, काफी कम लोग रहते हैं जिस वजह से यहाँ काफी ज्यादा शांति है। ये रहा हमारा मंदिर जो कि लगभग 200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बनाया था और हर पीढ़ी से अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहती है। ये रहा हमारा पुराना घर जो कि अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है बट इसके अंदर काफी बढ़िया बढ़िया तरह के प्लांट्स उगे हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और हमारे गांव में हाई टेक अंडरग्राउंड बंकर्स जो कि न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो जमीन हमारी है तो क्या उसके सामने की नदी भी हमारी होगी? वेल अगर नहीं भी होगी तो हम गणित के विद्यार्थी हम मान लेते हैं कि वो हमारी है। गाँव से आने के बाद हम रात को गए रामलीला देखने और वहां दिया अपना फुल सपोर्ट, पर जैसी मैंने तलवार अपने हाथ में पकड़ी मेरे अंदर ताड़िका की आत्मा आ गई। तो पटाखों की आवाज को कंपटीशन देने वाली दिवाली ढोलक नाइट के बाद जब हमारा थ्रिल खत्म नहीं हुआ तो हमने मित्रगणों और सहपाठियों के साथ मिलकर प्लान बनाया नाइट आउट का, वो भी नैनीताल में। जस्ट आफ्टर दिस सरप्राइज जो कि पारस भाई की तरफ से सौरभ के लिए था क्योंकि उसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। फिर हम निकल गए नैनीताल की तरफ और हम काफी सारे लोग एक साथ थे तो हमने पूरी भसड़ फैलाई हुई थी। रास्ते में हम चाय के लिए रुके क्योंकि अब हम पहाड़ पहुंच चुके थे और यहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब नैनीताल पहुंचे तो वहाँ और ही कमाल हो गया, वहाँ टोपी की जरूरत पड़ गई, चाय से कुछ असर ही नहीं हुआ। लेकिन नैनीताल के इस व्यू के लिए थोड़ी गर्माहट का बलिदान देना तो बनता है। फिर हमने मित्रों के साथ कुछ रैप पद्धति के संगीत का आनंद लिया जहाँ मैं डेफिनेटली सोबर था। फिर हम सबने किया शुद्ध शाकाहारी भोजन और चले गए अपने होटल में जहाँ से क्या नजारा दिख रहा था और रात से सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। सुबह हमने देखा कि नैनीताल की मच्छियां तो खा कर मगरमच्छियां हो रखी हैं और ये रही नैनीताल की जेल जो कि सुबह के समय काफी सुंदर लगती है। फिर हम सब निकले अपने घर की तरफ क्योंकि नैनीताल हमारे घर से काफी करीब है। घर पहुंच के भाई लोगों को किया अलविदा और अब आप लोग भी चले जाओ अपनी रील्स की दुनिया में वापस। हम लोग मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। हेलो गाइस, तो आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते हो कि मैं एक ग्लोइंग स्किन को कैसे मेंटेन करता हूँ और मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यूज करता हूँ मामाअर्थ के कुछ प्रोडक्ट्स, जिनमें से मेनली प्रोडक्ट्स हैं मामाअर्थ का फेस सीरम और मामाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझसे काफी हेल्प करते हैं मेरे स्किन केयर रूटीन में। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स को बनाने में किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज नहीं होता है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही पूरा ब्रांड एक काफी प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आपके फेस में थोड़ा ड्राइनेस है और आपको थोड़ा एलर्जी से दिक्कत है अपने फेस में तो ये विटामिन सी फेस वॉश आपको काफी हेल्प कर सकता है। एप्लीकेशन इसका काफी ज्यादा ईजी है, जैसे कि आप एक नॉर्मल फेस वॉश को यूज करते हो वैसे ही आपको ये यूज करना है। ये हेल्प करेगा आपके पोर्स को क्लियर करने में, साथ ही साथ आपकी स्किन को एक ग्लो देगा। मुझे लगता है हमारे फेस को क्लीन रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्किन केयर रूटीन का। जब तक हम अपने फेस को क्लीन रखते हैं और उस पर कोई गंदगी नहीं बैठने देते हैं तब तक हम फेस में होने वाली प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट, एक तो फेस वॉश जो कि विटामिन सी फेस वॉश है और दूसरा मामाअर्थ का फेस सीरम, ये दोनों मुझे काफी हेल्प करते हैं। ठंड का मौसम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और हम सबकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है ठंड के मौसम में, तो ये सीरम हमें उस ड्राइनेस को काउंटर करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे फेस को काफी तरह के न्यूट्रिएंट्स भी देता है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स हर तरह की ई-कॉमर्स में भी अवेलेबल है, जैसे कि नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मामाअर्थ के खुद के ऐप में भी इसके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स को यूज करने की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि जब भी आप एक प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट से या कहीं से भी परचेज करते हो तो ये लोग आपके बिहाफ में एक ट्री प्लांट करते हैं, तो ये इनकी तरफ से काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा मुझे लगता है। तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, साथ ही साथ इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और अपने प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम ये कोड यूज करना मत भूलना जो कि शुभ 2022। तो टेस्टिंग करवानी पड़ी मुझे क्योंकि बैंगलोर जाना था एक इवेंट अटेंड करने और मैं 11 बजे यहाँ से निकलकर 4 बजे दिल्ली पहुंच गया था। बट फ्लाइट में अभी काफी टाइम था तो मैंने एयरपोर्ट में थोड़ा वेट किया, कुछ पेट पूजा करी, एक सैंडविच पेला और नजारों के थोड़े मजे लिए। फिर उन्होंने हमें जंग के कुछ हथियार दिए और हमें बस से एक प्लेन तक लेके गए और देखते देखते हम आसमान में पहुंच गए कुछ देर में, जहां हमें बचपन का प्यार हमारा दिखा जो कि है बादल। हम लगभग स्पेस में पहुंचने वाले थे कि मुझे खुरापात दिमाग में आई और मैं बाथरूम में जाकर ये ट्राई किया। कुछ देर बाद हमने बैंगलोर में लैंड किया और ये पता चला कि जो बैंगलोर एयरपोर्ट है वो बैंगलोर से बाहर है और होटल पहुंच के किया खान पान और आराम। शाम को था इवेंट में काफी बढ़िया क्रिएटर्स आए हुए थे जो हमें मिले, हमने कुछ देर गुफ्तगू करी। उसके बाद देर रात को था नेहा कक्कड़ का लाइव शो जो एनर्जी से भरा हुआ था, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और अगले दिन सुबह नाश्ता पानी करके हमने किया बैंगलोर को अलविदा और फिर फ्लाइट में खाया जिंदगी का सबसे छोटा आलू का परोठा। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच के देखा तो वहां उन्होंने दीवार में फिंगरिंग करी हुई थी, स्पेशली ये वाली। ये करना क्या चाहे व्हाट इज अप गाइस। तो वेले पन्ने की हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम गए थे दिल्ली। रास्ते में चाय पीते हुए और बस वाले भैया के साथ गप्पे मारते हुए हम कब दिल्ली पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। और दिल्ली जाने के बाद सबसे पहले हमारे मित्र ने इस वाद्य यंत्र के साथ संगीत का माहौल बनाया और दिल्ली पहुंच के हमारी भोजन पानी की प्रक्रिया तो शुरू हो ही चुकी थी। इसी प्रक्रिया के चलते मैंने अपने सारे मित्रों को सुशी ट्राई कराई, जिसका काफी पेचीदा टेस्ट होता है और हर इंसान को पसंद नहीं आता है, बट पारस भैया लाइक्ड इट, थम्स अप फॉर पारस भैया। और उसी दिन रात को हमने सेलिब्रेट किया हमारी चर्चित मित्र रीमा का बर्थडे। और आप लोगों को हमारी परिस्थिति और हमारा नृत्य देख के समझ आ
रहा होगा कि हम 100% सोबर थे। और नेक्स्ट डे सुबह मुझे कोई अनानास देके चले गया, वाओ। फिर सुबह इस जेल वाले गिलास में मैंने पी थोड़ी चाय और उसके साथ साथ आनंद लिया कुछ पश्चिमी संस्कृति की मिठाइयों का, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। उनकी मिठास में पूरी तरह से झूम उठा। फिर रात को हम दिल्ली की सैर पे निकले और घूमने घामने के बाद हम दक्षिण भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाने गए, जहां में उन लोगों ने दिया एक त्रिकोणाकार डोसा। फिर घर आके देखा तो जेरी जो है वो चेयर पे रखे हुए डॉग फूड के लिए स्क्विड गेम खेल रहा था। तो बस यही तक था मेरा छोटा सा सफर। अब आप भी जाओ किसी सफर में देश के कोई अंधेरे कोने में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय। What is up guys? तो ये रही मेरी आज की वेशभूषा, जिसको मैं तब तक पहनूंगा जब तक ये पोछा नहीं बन जाती। समस्या कुछ ये होती कि पॉल्यूशन के चलते हमारे शहर में काफी वाहियात धूप आ रही थी। तो शहर के इस तनाव भरे जीवन को त्याग कर हम चले गए थे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में धूप सेकने। इस रास्ते में रात को अक्सर तेंदुए के दर्शन हो जाते हैं, तो हम यहाँ अक्सर दिन में ही आते हैं क्योंकि जीवित रहना हमें सबसे ज्यादा पसंद है। फिर पहाड़ों में पहुंचने के बाद हमने मित्रों के साथ बैठ के चाय पी, मिर्च खाई और पकौड़े पहले, क्योंकि भोजन पानी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर धूप सेकने के अड्डे में अपना मुकुट स्थापित करके वहाँ अपनी डोमिनेंस असर्ट करी। फिर इस चिलचिलाती हुई धूप में अपना अंग अंग गर्म करने के बाद उसी सूरज को ढलता हुआ देखने के लिए हम गए अपने मित्र के कैफे में। वहाँ हुई मुलाकात हमारे पुराने मित्र भोटू से, जो देख के इतना एक्साइटेड हो गया कि उछल के थप्पड़ी मार दिया। इनके अलावा यहाँ दो महान हस्तियां और हैं जो कि अभी काफी छोटे हैं दुनिया की गतिविधियों को समझने के लिए। पहाड़ की और ऊंचाई में जाने के बाद हमने वहाँ से नजारों का और दूर चमकती हुई लाइट्स का काफी देर तक लुत्फ उठाया। फिर ठंड से लड़ते झगड़ते हम इस ढाबे में पहुंचे जहाँ इन्होंने आग जलाई हुई थी और वहाँ बैठ के हमने आग सेकी और उस अंधेरे में तेंदुए के खौफ में जैसे तैसे घर आए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाह रहा हूँ पकौड़े तलने। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय। तो सुबह सुबह भाई लोग घर आए 6 बजे और उत्तराखंड से उठाकर लेके सीधे उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे घनिष्ठ मित्र संजय मेहता का एग्जाम था और हम जा रहे थे उसका मनोबल बढ़ाने के लिए और अपना माहौल बनाने के लिए। फिर संजय को एग्जाम सेंटर छोड़ने के बाद हम लोग गए बतखों के पास उनकी जीवन शैली को देखने, जहाँ पर ये बतख हमारी मौजूदगी से काफी ज्यादा प्रसन्न था या नाराज था, हमें समझ नहीं आया। वहाँ पर हमें मिले ये सज्जन जिनसे हमने राजनीतिक मुद्दों पर काफी गहन चर्चा करी और उनके ओपिनियन भी जाने। फिर हमने एक बढ़िया सा चिल स्पॉट ढूंढा, किया भोजन पानी का प्रबंधन और टोनी कक्कड़ के गानों पर वाइब करने की कोशिश करी, जिसने थोड़ी देर बाद हमें रुला दिया और आंसू छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना पड़ा। इस टाइम तक भाई का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका था, तो उसको लेके हम घूमने निकल गए। अब इस अनजान शहर में हम थोड़ा अनसेफ फील कर रहे थे, तो हम इस असला बारूद की दुकान में गए, जहाँ जाकर बहुत निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि सारे असला बारूद प्लास्टिक के थे। फिर हम गए इस मॉल में जो कि प्रकृति के काफी करीब नजर आया। यहाँ विशाल काय कमल के फूल स्थापित किए हुए थे और तो और इन्होंने मॉल के अंदर पेड़ पौधे उगाए हुए थे, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा उत्साहित हो गया। बट जब मैंने पास जाकर देखा तो वो भी प्लास्टिक के थे यार। फिर निराशा का सामना करना पड़ा। फिर किया हमने भोजन पानी और आगे घर को। अब आप भी जाओ घर को, अपने या किसी और के, जैसी आपकी मर्जी। तो सुबह सुबह हाथ मुंह धोकर हम सब निकल गए पहाड़ों की तरफ अपनी कजन की शादी अटेंड करने। और रास्ते में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पहाड़ खिसक गए थे। जस्ट अनदर डे इन उत्तराखंड। इसी वजह से हमें रास्ते में थोड़ा लेट हो गया था और हम अंधेरा होते समय अपनी डेस्टिनेशन अल्मोड़ा पहुंचे। और फिर वहां पहुंचने के बाद रात को किया अपना रील से सीखा हुआ डांस। और सुबह उठ के जब हम घूमने गए तो हमें ये मिला, ये खट्टा सा पत्ता है जिसे हम ऐसे ही तोड़ के सीधा खा सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ बहुत ही ज्यादा कोहरा था और काफी ठंड भी थी, बट सारी ठंड उड़ गई जब हमने पाइप्स का एक जंक्शन देखा जो की हमारी समझ से तो बाहर था। फिर हम लोग भगते हुए गए अमरूद खाने। हमने पेड़ से तोड़ के सीधा फ्रेश अमरूद खाए और भाई क्या मीठे हो रहे थे, वो स्वाद ही आ गया। फिर हमने इस पुराने एंटीना के थ्रू एलियंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करी और हमने उन्हें मैसेज भेजकर शादी में इनवाइट किया। और फिर भांग की चटनी के साथ दाल चावल खाकर हम लोग निकल गए हिमालय दर्शन करने। मौसम बहुत ही अच्छा था, तो हमें हिमालय के फुल HD में दर्शन हो रहे थे। सोचो हिमालय के पहाड़ कितने बड़े होंगे जो हमें इतनी दूर से भी दिखाई दे रहे। फिर वहां से आगे जाने पर रोड की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए हमने गाड़ी वहीं पार्क की और उसके बाद भागते हुए हम गए सनसेट देखने के लिए, क्योंकि ऐसे नजारे रोज रोज देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ओके तो बाय गाइस, मैं अब जा रहा हूँ आग सेकने। आप भी जाओ, शादी करो और मुझे भी इन्वाइट करो। तो कजन की शादी में काम धाम के चलते बाहुबली का अवतार लेना पड़ा, क्योंकि शादी की तैयारी जोर शोर पर थी और पीछे खाना बन ही रहा था, तो मैंने भी एक आधा हाथ मार लिए और उससे संतुष्टि नहीं मिली तो सीधा पेड़ों में जाकर अमरूद खा लिए, क्योंकि व्हाई नॉट। और फिर उसके बाद जब हम मार्केट गए तो अल्मोड़ा का क्या शानदार व्यू दिख रहा था। फिर इस लचीली चीज में उंगली करने के बाद और काफी देर मार्केट में घूमने के बाद जब हम थक गए तो हमने छोले समोसे पहले, क्या करे पापी पेट का सवाल है। और फिर जब नृत्य करने की बात आई तो हमने नाच नाच के पूरा स्टेज ही तोड़ दिया। फिर वस्त्र धारण करने के बाद अब समय था मेन शादी के समारोह का। फिर बारात ने आकर रोड में जाम लगाया और हमने बारातियों के साथ जाम लगाया। फिर हमने किया वो मेन काम जिसके लिए हम शादी में आए हुए थे, मेरा मतलब फोटोशूट के लिए यार, जस्ट किडिंग, सिर्फ खाने के लिए। उसके बाद शुरू हुई शादी की मेन प्रक्रिया। इसी बीच ये बच्चा इतना बोर हो गया कि इसने अपने आप को पैक करके होम डिलीवर करने की कोशिश करी। दूसरी तरफ हमारे फैमिली मेंबर्स ने लड़के वालों की रोस्टिंग चालू करी हुई थी, जो कि हमारे पहाड़ी कल्चर का एक हिस्सा है। फिर देखते ही देखते समय आ चुका था विदाई का और माहौल उसमें थोड़ा इमोशनल हो पड़ा। विदाई के बाद सबको थोड़ा थ्रिल करने का मन किया, तो सब ट्रक में बैठ के होटल से घर की तरफ चले गए। ओके बाय गाइस, अब मैं भी जा रहा हूँ शादी के बाद की साफ सफाई करने। आप भी जाओ किसी अनजान शादी में, एक आध प्लेट बिरयानी साफ करके आओ। मित्रों और सहपाठियों, चलो आज तुम्हें पहाड़ की जीवन शैली के दर्शन करवाते हैं। तो ये है अल्मोड़ा, जो कि मेरा होम टाउन है और यहाँ मैंने अपनी लाइफ के शुरुआती 15 साल स्पेंड किए हैं। अल्मोड़ा की मार्केट बहुत ही सुंदर है, आप जहाँ भी देखो आपको रंग बिरंगा माहौल दिखेगा। बिल्कुल इसी मार्केट में एक जगह है जिसका नाम है लोहे का शेर, जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है। अगर आपको प्रेम प्रसंग से संबंधित कोई म्यूजिक वीडियो बनानी है तो उसके लिए परफेक्ट जगह है। और ये रहा मेरा स्कूल अल्मोड़ा इंटर कॉलेज, जहाँ हमने किताबी ज्ञान से ऊपर भी काफी भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। आई मीन स्पोर्ट्स का ज्ञान, क्योंकि हमारे स्कूल के सामने स्टेडियम था। इन सब जगह जाने के बाद थकने के बाद मैं गया जंगल में। वहाँ मैंने खेला
निकला रियल लाइफ माइनक्राफ्ट। पहाड़ के रास्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कहीं से चढ़ना पड़ता है, कहीं उतरना पड़ता है, कहीं से पूरा का पूरा गांव एक ही जगह से दिख रहा होता है, जो कि सबसे मजेदार बात है क्योंकि पहाड़ में आप किसी भी जगह से बहुत दूर दूर तक देख सकते हो। और पहाड़ों में आपको बंदर बहुत मिलेंगे जो कि कभी कभी तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और कभी कभी आपका खाना ही लेके भाग जाते हैं। और कभी कभी सुबह उठते ही आपको यहाँ बादलों की नदियां बहती हुई दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। और मैं चलता हूँ इस बादल की नदी में तैरने, आपको भी तैरना है तो मेरे से संपर्क करें। ओके बाय। तो कल अचानक से हमारा पहाड़ों की गहराइयों में जाने का एक प्लान बना और रास्ते में जाते वक्त पहाड़ की ऊंचाई से दिखा हमारा शहर और मेरे काफी सारे मित्र भी साथ में आए हुए थे और साथ साथ मौसम और नजारे तो बढ़िया थे ही। इन बड़े से पहाड़ों को केवल देखते रहने का मन करता है, इस वजह से हम सारे दोस्त लोग जगह जगह रुकते हुए जा रहे थे। इसी बीच मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा देते हुए मेरी स्कूटी को तबाह करने की कोशिश करी। उसके बाद हमें अपनी डेस्टिनेशन के लिए काफी दूर तक राइड करके जाना पड़ा, लेकिन रास्ते की पूरी थकान उतर गई जब हम उस जगह पर पहुंचे क्योंकि वो जगह थी इतनी सुंदर। फिर हमने किया काफी देर नदी में स्नान और तब तक हमारा मित्र रक्षपाल मिट्टी में समा चुका था और हमने वहाँ एक छोटा सा डैम भी क्रिएट किया, जिससे हमारी कोशिश ये थी कि हम नहाने के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल क्रिएट कर सके, जो कि काफी हद तक कामयाब रहा। फिर वहां से वापस आते वक्त हमें सनसेट के बाद का एक काफी अच्छा व्यू दिखा और हमें घर पहुंचने में काफी देर हो गई थी, जिसका ये फायदा हुआ कि हमें अपनी सिटी की नाइट लाइट देखने को मिली। तो पारस भाई की पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम हमारे घर आई हुई थी, वो भी अपने शूटर लौंडे हृदय ठकराल के साथ। और जस्ट नेक्स्ट डे सौरभ का बर्थडे भी था, तो हमने उसको एक सरप्राइज देने का प्लान किया और रात को 12 बजे हमने केक लेकर कर दिया उसके घर पर अटैक। ये फर्स्ट टाइम था जब सौरभ ने अपने बर्थडे में रात को 12 बजे केक काटा। और फिर दिन में पारस भाई ने सौरभ के बर्थडे के लिए काफी शानदार पार्टी रखी हुई थी और केक तो शानदार था जिसपे सौरभ को पहाड़ पर चढ़ाया हुआ था। ये रहा केक कटिंग से पहले का नृत्य समारोह और ये रहा केक कटिंग समारोह। और जो केक था वो काफी सारे कल्चर्स को एक साथ जोड़ रहा था। इस शानदार केक और पार्टी का सारा क्रेडिट जाता है पारस भैया को। उसके बाद हुआ हमारा शुद्ध इटालियन लंच, बट तब तक जो केक वाला सौरभ है वो काफी सैड हो चुका था। फिर बड़े बुजुर्गों के फैसले के बाद हमने उस केक को बाहर ले जाकर छोटे बच्चों को डोनेट कर दिया।